चतुर्थ ब्लॉक में कहना लिखना पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन। दूसरा लिखना रूस की क्रांति, लिखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा लेनिन, तथा लेनिन, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा लेनिन। नेक्स्ट वन, दूसरा लिखना रूस की क्रांति, लिखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा लेनिन, तथा लेनिन, रूस की बोल्शेविक क्रांति तथा लेनिन। नेक्स्ट वन, लेनिन। नेक्स्ट वन, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी, 29-30 की विश्व आर्थिक मंदी तथा यूरोप एवं विश्व पर उसका प्रभाव, यूरोप एवं विश्व पर उसका प्रभाव, विश्व पर उसका प्रभाव, विश्व पर उसका प्रभाव, यूरोप एवं विश्व पर उसका प्रभाव। फिर लिखना नेक्स्ट वन, फांसीवाद, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उद्भव, फांसीवाद एवं नाजीवाद का उद्भव। कॉमा चाहे डैश देकर, मुसोलिनी और हिटलर की घरेलू एवं विदेश नीति, मुसोलिनी एवं हिटलर की घरेलू एवं विदेश नीति, घरेलू एवं विदेश नीति, विदेश नीति, विदेश नीति। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। एक बात बताओ, ये जो आपका चौथा ब्लॉक है वो है दो विश्व युद्धों के बीच यूरोप, तो इनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है तुम लोगों का क्लियर है। एक डायग्राम तुम लोगों को मैंने उसमें बनवाया था, पेरिस शांति सम्मेलन से मैंने 4 बिंदु खींचे थे, एक बिंदु हमने रूस की क्रांति से खींची थी, और तीसरी जैसे को पेरिस शांति सम्मेलन से एक बिंदु खींच जाएगा इटली और जर्मनी का विक्षुब्ध होना, खींच जाएगा। एक बिंदु रूस की क्रांति से खींच जाएगा ये समाजवाद का खतरा विश्व को, और तीसरी बिंदु विश्व आर्थिक मंदी से खींच जाएगा कि पूंजीवाद का संकट और समाजवाद की प्रगति क्या, और वो सबको मिला के यहां दे दोगे फांसीवाद और नाजीवाद का उद्भव क्या। और फांसीवाद और नाजीवाद का उद्भव होगा तो उसकी जो घरेलू नीति और आक्रामक विदेश नीति है वो दुनिया को फिर वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ आ जाएगा। तो अगर मानो तो कोई एक ही स्टेटमेंट है कि विश्व युद्धों के को दो अलग अलग युद्धों में न बांटकर एक समग्र युद्ध के रूप में देखने की जरूरत है, या तुमको यह दे दे कि 28 जुलाई 1914 को जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ वह 15/10/1945 को जापान के समर्पण के साथ समाप्त हुआ, इस कथन का परीक्षण कीजिए। यूपीएससी में कोई बड़ी चीज नहीं, क्वेश्चन दे सकता है, कर दोगे तुम लोग? अब ये क्वेश्चन कर दोगे फिर तुम लोग का मुकाबला कौन कर पाएगा?
कोई नहीं कर पाएगा मुकाबला फिर। कहां कहां से सूत्र खींचोगे? कुछ खींच जाएगा? कहां से खींचोगे सूत्र? जहां सूत्र खींचना सीख गए, सूत्र खींचना वही सीख सकता है जो सोच सकता है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर, जो जिन तनावों के कारण वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वह एक अधूरा एजेंडा था। अधूरा एजेंडा इस तरह था कि आप जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपने यह कहा कि वर्ल्ड वॉर में दुनिया से युद्ध को समाप्त करने के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपने शांति सम्मेलन बनाया उसमें आपने बहुत सारी अशांतियां पैदा कर दी। ओके। दूसरी बात कि उस वर्ल्ड वॉर के मध्य ही जो रूस की क्रांति और रूस में एक बोल्शेविक सरकार स्थापित हुई, तो आपने बोल्शेविक सरकार को न्योता नहीं दिया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में। रसिया था क्या? तो पेरिस शांति सम्मेलन को तो विफल होना तय था। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र उसमें शामिल नहीं हुआ। क्या दोनों तक मुझे लगता है मेरी बात नहीं पहुंच पा रही? क्या जब रूस को न्योता नहीं दिया गया, सोवियत रूस को, तो आप समझ सकते हो कि वैसी स्थिति में क्या होगा। तो तुम एक बात बताओ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले स्टालिन ने कुछ गड़बड़ भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर मैं स्टालिन की भूमिका कहूं कि स्टालिन ने एक काम किया था जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सुनिश्चित हो गया, तो जरा याद करो तो क्या किया था स्टालिन? अरे वो तो वर्ल्ड वॉर के समय किया था, कहां भटक रहे हो? कोई नहीं है इसमें? क्या? राइट, ये देखो सही बोला, ये रिवाइज किया है या थोड़ी बौद्धिक जुगाली की है, जो भी किया तुम लोगों ने, देखो वो बोल रहा है, सीखो तुम लोग। जून 1939 में उसने हिटलर के साथ, स्टालिन ने आक्रामक संधि करी, जिससे हिटलर और भी बोल्ड हो गया और पोलैंड पर आक्रमण किया था। याद करो, अगर मित्र राष्ट्रों ने बोल्शेविक रूस को सम्मान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती सेकेंड वर्ल्ड वॉर। रसिया की मदद से हिटलर को चेक कर सकते थे कि नहीं? तो एक ये गलती को तुम दे दोगे। और जर्मनी को बहुत ज्यादा जो दंडित कर दिया था वो तो तुम दे ही रहे हो। इटली के साथ विश्वासघात हुआ था उसको दे ही रहे हो। रूस को जो दरकिनार किया था उसको दे ही रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम यह दोगे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को दो अलग अलग वर्ल्ड वॉर के रूप में न देखकर समग्र रूप से उसको देखा जाए। अब नीचे देखते के लिखो पांचवा ब्लॉक। पांचवा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक में आप लिखिएगा नीचे देकर, पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा। हाँ, हाँ, उपनिवेश, हाँ, विउपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण। अच्छा एक काम करो, इसको थोड़ा कट करो तो थोड़ा और सेट करते हैं। पहला पॉइंट लिखो, हाँ, यूरोप में शीत युद्ध का उद्भव। यूरोप में शीत युद्ध का उद्भव। यूरोप में शीत युद्ध का उद्भव। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखिए विउपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण, डैश देकर लिखिए, कारण, कारण, फिर कॉमा दीजिए और लिखिए विउपनिवेशीकरण के दो भिन्न मॉडल। विउपनिवेशीकरण के दो भिन्न मॉडल, दो भिन्न मॉडल। फिर दो भिन्न मॉडल हैं, फिर कॉमा दीजिए और लिखिए
हाँ नहीं डैश दीजिए, लिखिए हाँ, पूंजीवादी मॉडल तथा समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल तथा समाजवादी मॉडल, और समाजवादी मॉडल में ब्रैकेट में लिखिए चीन एवं दूसरा कौन, वियतनाम, वियतनाम। फिर कॉमा दीजिए और कॉमा दे के लिखिए हाँ कि हाँ विउपनिवेशीकरण के युग में, विउपनिवेशीकरण के युग में हाँ हाँ विउपनिवेशीकरण के युग में हाँ हाँ साम्राज्यवाद का, साम्राज्यवाद का नग्न रूप, साम्राज्यवाद का नग्न रूप देख दीजिए। तो मैं क्या लिखवाने वाला हूं, विउपनिवेशीकरण के युग में साम्राज्यवाद का नग्न रूप में क्या लिखवाने वाला हूं, क्या, हाँ दक्षिण अफ्रीका का अपार्थाइड। तुम लोग कैसे भूल सकते हो, ठीक से रिवाइज और कॉपी करते। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड, अपार्थाइड। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर का टाइम पीरियड, हाँ राइट, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटलांटिक चार्टर ब्रैकेट 1941 लिखो और लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और कमा दीजिए और लिखिए विवाद निपटारा, विवाद निपटारा, विवाद निपटारा, समझते हो ना। फिर कमा दीजिए और लिखिए लिखिए शीत युद्ध के काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, शीत युद्ध के काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। फिर कमा दीजिए और लिखिए वर्तमान, हाँ बस इतना ही छोड़ दो, फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में देखेंगे, उसको दो पार्ट में बांटते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखिएगा हाँ तृतीय विश्व का उद्भव, तृतीय विश्व का उद्भव, डैश देकर लिखिएगा शीत युद्ध का तृतीय विश्व में प्रसार, शीत युद्ध का तृतीय विश्व में प्रसार, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा हाँ विश्व का पूंजीवादी मॉडल, विश्व का पूंजीवादी मॉडल विश्व में प्रसार, शीत युद्ध का तृतीय विश्व में प्रसार, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा हाँ विश्व का पूंजीवादी मॉडल, विश्व का पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल में बंट जाना, बंट जाना। फिर कॉमा देकर लिखिएगा तृतीय विश्व में औद्योगिकरण का आरंभ, तृतीय विश्व में औद्योगिकरण का आरंभ,
फिर कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा 1970 के दशक में तेल संकट, 1970 के दशक में तेल संकट एवं पर्यावरण संकट। 1970 के दशक में तेल संकट एवं पर्यावरण संकट। ओके, ये बात तुम लोगों ने समझा। जैसे उन्होंने तो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, जब हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बारी आई तो कौन कौन सी बाधाएं उपस्थित हुई? जब हम लोगों की बारी आई तब उपस्थित हुई तेल संकट और पर्यावरण संकट। तेल संकट तुम लोग समझ रहे हो ना, क्या हुआ था तेल संकट में, समझ में आ रहा है ना? पर्यावरण संकट भी समझ रहे हो। अब तुम समझो कि जीएसओ में तुम्हारी स्थिति बुलंद है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इंडिया में आएगा तेल संकट के काल में, क्योंकि बहुत लोगों के जो आए उसके बाद केंसियन अर्थशास्त्र का पतन होगा, ये भी तुम देख रहे हो। तो यहां तक तुम चले आओगे तो तुम्हारा 5वां ब्लॉक हो जाएगा। अब 6ठा ब्लॉक तुमको सीधा करंट में ला देगा। देखो, हाँ, 6ठा ब्लॉक, हाँ, 6ठा ब्लॉक। अब आप डैश दीजिए और डैश देकर लिखिए पॉइंट फर्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का संकट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का संकट। छठा ब्लॉक में ब्रैकेट में दे देना 1990, 1990 तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात। अब लिखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का संकट, संकट तथा सोवियत रूस का विघटन, तथा सोवियत रूस का विघटन, सोवियत रूस का विघटन, विघटन, कॉमा समाजवादी देशों में परिवर्तन, समाजवादी देशों में परिवर्तन। देखो, एक क्वेश्चन में पिछले क्लास में तुम लोगों को कराया था कि सोवियत रूस क्यों महाशक्ति का दर्जा 1985 तक आकर महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करने में चूक गया, ध्यान है कि नहीं तुम्हें? अब उसी में कुछ पॉइंट जोड़ दोगे तो सोवियत रूस का विघटन हो जाएगा। और समाजवादी देशों में जो परिवर्तन हुआ है वो भी सोवियत रूस के क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग अभी देख लेंगे। और ये जो तुम देख रहे हो देशों में परिवर्तन, तो ऊपर में जो तुमने लिखा है इससे पहला, जस्ट इस 1990 के दशक से पहले, इसमें आपने लिखा है दुनिया में अर्थव्यवस्था के 2 मॉडल, पूंजीवादी और समाजवादी में बट जाना, जहां लिखे हो ना वहां पर हालांकि हम काम करवाए हुए हैं, लेकिन टॉपिक में तुमको क्लियर कर देता हूं कि तुमने स्टालिन के अंतर्गत आर्थिक पुनर्निर्माण तो पढ़ा हुआ है ना, तो जहां समाजवादी ऊपर में लिखा हुआ तो वहीं पर थोड़ा सा ब्रैकेट में जगह बनाकर लिख दो कि स्टालिन के अंतर्गत, स्टालिन के अंतर्गत कहां पर लिखना है पता है ना? समाजवादी मॉडल पर जहां पर तुमने लिखा है। तो उतना पीछे कहां देख रहे हो, कहां रहते हो इस दुनिया में? लाइन पर हो तो क्या लिखा है? हाँ, समाजवादी, जहां समाजवादी मॉडल जहां लिखा है ना वहीं पर लिखो। हाँ, हाँ, स्टालिन के अंतर्गत, स्टालिन के अंतर्गत, हाँ, 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 सोवियत रूस, सोवियत रूस का आर्थिक, सोवियत रूस का आर्थिक पुनर्निर्माण, सोवियत रूस का आर्थिक पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ओके, अब वहां से आप चले आइए, अब जहां थे वहां पर चले आइए। हाँ। अब ये तुमने लिख दिया, क्या लिखा? परिवर्तन। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हाँ, हाँ। शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत तथा, शीत युद्ध का अंत तथा, शीत युद्ध का अंत तथा
हाँ हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का विकास। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व का विकास, एक ध्रुवीय विश्व का विकास, विकास। ओके, अब नेक्स्ट वन लिखिएगा। लिखिए यूरोपीय, यूरोप के एकीकरण को प्रोत्साहन, यूरोप के एकीकरण को प्रोत्साहन, डैश यूरोपीय, डैश देकर यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन से यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन से यूरोपीय संघ तक की यात्रा, यूरोपीय यूनियन से यूरोपीय संघ तक की यात्रा, यात्रा। नेक्स्ट वन लिखिएगा। लिखिए ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच गठबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच गठबंधन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन तथा नव उदारवादी आर्थिक नीति, नव उदारवादी आर्थिक नीति, नव उदारवादी आर्थिक नीति के साथ, नव उदारवादी आर्थिक नीति के साथ भूमंडलीकरण, नव उदारवादी आर्थिक नीति के साथ भूमंडलीकरण का विकास, विकास। एक पॉइंट और लिख दो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों की प्रासंगिकता का प्रश्न, दोनों की प्रासंगिकता का प्रश्न। समझ में आ गया? अब एक ही बताओ, प्राचीन यूरोप से तुम यहां तक पहुंच जाओगे दुनिया में कि नहीं? इसको बोल। पॉइंट और लिख दो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोनों की प्रासंगिकता का प्रश्न, दोनों की प्रासंगिकता का प्रश्न। समझ में आ गया? अब एक ही बताओ, प्राचीन यूरोप से तुम यहां तक पहुंच जाओगे दुनिया में कि नहीं? इसको बोल। उसके बाद तुमको कोई बीट कर सकता है? जब तुम प्राचीन यूरोप से अभी तक दुनिया में पहुंच जाओगे, उसी तरह से प्राचीन भारत से समकालीन भारत तक पहुंच जाओगे, तो दुनिया और भारत इन दोनों में तुमको इतिहास ही ला देगा। उसके बाद जीएस का काम तुम्हारा कितना आसान हो जाएगा। अगर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कुछ चीजें देखो जो मैं इतना, अगर तुम कमांड करके हमको तुम लोग प्रूव कर दोगे कि हाँ इतना पर हमने कमांड कर लिया, तो कुछ चीजें मैं तुमको लिखित दे दूंगा जो जीएस में डायरेक्ट काम आ जाएगा। जैसे तुम अभी केन्सियन अर्थशास्त्र पढ़ते हो, है ना? तो केन्सियन अर्थशास्त्र तक जाना, तो जॉन मेनार्ड केन्स ने जो कहा कि जो थ्योरी दी थी कि मांग प्रबंधन से रोजगार बढ़ेगा, तो जब तृतीय विश्व का उद्भव हुआ तो जितने तुम अर्थशास्त्री पढ़े हो ये सब यूरोपीय अर्थशास्त्री, वो अब उसके बाद होगा तृतीय विश्व का अर्थशास्त्री। जैसे लेविस आएगा, जैसे
राहुल प्रेविस आएगा लैटिन अमेरिका में, जैसे अमर सेन आएंगे इंडिया में, जगदीश भगवती आएंगे इंडिया में, तो ये सब उनको अस्वीकार करें, कहेंगे कि भैया तुम्हारा वाला मॉडल हमारी इकोनॉमी पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का नेचर अलग है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो ज्ञान अभी तुम लोगों से हमने बचा लिया है, वो ज्ञान दूंगा जब तुम लोग इतना में हमें अश्योर कर दोगे कि हाँ सर इतने पर कमांड है, अब थोड़ा आप हमको देंगे तो हम पचा लें। तो वो सब जब तुम्हारा खुलेगा ना, तो जितना इकोनॉमी वगैरह का टॉपिक है जो तुम्हें पूछा जाएगा, जो तुम पढ़ोगे तो तुमको नेचुरल इंटरेस्ट पैदा होगा। और एनसीईआरटी वगैरह बुक लगेगा जो बच्चा की बुक है, जो हम बच्चे मतलब इतना सहज तुमको लगेगा। अब आज की तारीख में तुम पढ़ो एनसीईआरटी बुक वर्ल्ड हिस्ट्री पर, चाहे कोई भी एरिया का, देखो तुम कितना आसान लगता है। नहीं तो जो लोग शुरू करते हैं तो थोड़ा सा अब कुछ कुछ टॉपिक का एक टॉपिक पीछे हमको गुंजाइश बैठानी पड़ेगी जो नहीं आ पाई है। जहां तुमने शीत युद्ध का लिखा है ना पीछे, जैसे यूरोप में शीत युद्ध का आरंभ लिखा है, शीत युद्ध का आरंभ यूरोप में पहला टॉपिक लिखा है ना, ब्लॉक 6 में लिखा है कि 5th में, 5 में, उसमें थोड़ा डैश दे दोगे। हाँ। और डैश देकर लिखो यूरोप का विभाजन एवं एकीकरण, यूरोप का विभाजन एवं एकीकरण, यूरोप का विभाजन एवं एकीकरण, समझे कि नहीं। यूरोप का विभाजन मतलब शीत युद्ध, और यूरोप का एकीकरण मतलब यूरोप में सबसे पहले कौन संस्था आई थी, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाद कौन आया था। तुम लोग फिर एक बार जाके रिवाइज करोगे। अब जो तुम लोगों का मैं टेस्ट लूंगा उसमें बिल्कुल टॉप ग्रेड का क्वेश्चन डालूंगा, समझ रहे हो, जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा, माने जिस क्वेश्चन को देख के लोग हिल जाए। क्या डालूं? जो बिल्कुल जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही वो क्वेश्चन को कर सकता है। ऐसे अब जिस दिन टेस्ट ले रहा हूं उस दिन मैं वैसा क्वेश्चन डालूंगा तुम लोग, क्योंकि अब तुम लोग पारंगत हो गए। वो क्वेश्चन मैं देख लूंगा तब मैं फिर आगे तुमको कुछ कंटेंट दूंगा कि तुम लोगों का क्या पोजीशन है। तो ये विभाजन, चूंकि वहां पर हम लोगों ने यूरोपीय संघ का निर्माण तो लिख दिया, लेकिन यहां पर हम लोगों ने लिखा ही नहीं था, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, कि यूरोप का एकीकरण कैसे हुआ। एक टॉपिक और, जैसे तृतीय विश्व वाला देखो तो तृतीय विश्व का नहीं, इसमें देखो तो विउपनिवेशीकरण देखा, विउपनिवेशीकरण वाला टॉपिक को देखो, ये थोड़ा लंबा खींचा है, अपार्थाइड तक चला गया है। उसके बाद तुमने क्या लिखा, तृतीय विश्व का उद्भव लिखा है, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, है ना। तो जहां लिखा वहीं पर एक जगह बना लो, थोड़ा सा जगह बना के एक टॉपिक और जगह बना लो, और उसमें लिखो हाँ हाँ अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं। अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं। ओके, और तुम्हारा सारा टॉपिक हो गया, बस 2 मिनट में आ रहा हूं फिर। जैसे ब्रेक दो, अब तुम्हारे लिए कितना आसान है, जैसे नीचे ब्रेक देकर लिखो, हाँ हेडिंग देकर, हाँ सोवियत रूस का विघटन, सोवियत रूस का विघटन, विघटन, अब डैश दे दो। लिखिए पॉइंट फर्स्ट, लिखिए समाजवादी सरकार से मोह भंग,
समाजवादी सरकार से मोह भंग। मोह भंग पकड़ लोगे इससे? हाँ, डैश दे दो और डैश देकर, ये पॉइंट 1 लिखा था, हाँ, तो पॉइंट ए लिख दो नीचे, डैश देकर पॉइंट ए, हाँ लिखो, हाँ 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 हाँ, लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ, समाजवादी आर्थिक मॉडल में, समाजवादी आर्थिक मॉडल में निम्नलिखित कारणों से व्यवधान आ गया था। निम्नलिखित कारणों से व्यवधान आ गया था और इस व्यवधान के कारण, वह सामान्य जनता, सामान्य जनता की आकांक्षा, सामान्य जनता की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सका, पूरा नहीं कर सका। अब डैश दे दीजिएगा। मैंने तुम लोगों को जो एक पेज दिया था शुरू में, याद होगा, जैसे मैंने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ शक्ति होती है तो कुछ सीमा होती है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था की कुछ शक्ति होती है, कुछ सीमा होती है। तो उसमें केन्स ने क्या किया था कि उसने कुछ समाजवाद से चुरा कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, सीमा को दूर करने की कोशिश की थी, जैसे मांग प्रबंधन का। लेकिन जो केन्स का जो बाद में तेल संकट वगैरह आ गया तो मॉडल उसका मतलब ये हो गया। लेकिन आज भी तुम देखते हो कि आज भी नरेंद्र मोदी को जो केन्सियर मॉडल पर जाना पड़ा ना, कहोगे कैसे, तो उसने जो सरकारी खर्च बढ़ाया, फिजिकल डेफिसिट तो इंडिया का बढ़ाया। तुम देखते हो कि जैसे भरत झुनझुनवाला है, ये हैं वो हैं, ये सब तो तुम लोगों को दैनिक जागरण में आर्टिकल्स लिखते हैं। कुछ दैनिक जागरण में अर्थव्यवस्था पर अच्छे आर्टिकल्स आप लोगों को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। दैनिक जागरण को भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। दैनिक जागरण जितनी बातें आपको कह देता है उतना उसका आधा भी आप जानिएगा तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। आप हिंदू के लिए मत मरिए। देखो, रोज 100% ज्ञान प्रतिपादित होता है, उसमें से 10% ज्ञान तुम प्रिजर्व कर लो। 100% में तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, नहीं कर पाओगे, समझ लो ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10% तुम प्रिजर्व कर लो। और सबसे बड़ा तरीका है रखने का कि पूरे आर्टिकल के फॉर्म में रखोगे तो नहीं रहेगा। आर्टिकल वाले फॉर्म से एक बिंदु निकाल के परंपरागत में आके जोड़ लो, समझ रहे हो ना। जो तुम्हारा परंपरागत के साथ मिल जाएगा वही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, करंट वाला फिर उड़ जाएगा। फिर ये बात मेरी गौर किया है कि नहीं? मैंने बहुत अच्छा विचार आता है, बड़ा मजा आता है जब आता है, लगता है ये कर दूंगा, 2 महीने के बाद ना वो विचार रह जाता है। अब कुछ समय के बाद तुम्हारा कॉपी जो कतरन है और वो इतना हो जाता है कि रद्दी की टोकरी में ही फेंका जाता है। चाहे तुम इंस्टीट्यूट में ही तुमको जो पेज वेज जो मिलता है जिसको तुम रखते हो, फाइल जब बहुत मोटा हो जाएगा तो तुम फेंक दोगे तुम, क्योंकि तुम सोचोगे हम लौटेंगे एक दिन और रिवाइज करेंगे क्या, लेकिन हो नहीं पाता है ना। गौर कर रहे हो कि नहीं? मैं तो पिछले 26 वर्ष से ये देख रहा हूँ ये चक्कर। तो तुम लोग तो आज है तो तुम वो कतरन ही रह जाता है। फाइलिंग करके जो रखते हैं ना, जिसके पास, जैसे हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा रहता है, उसमें जो रिसर्च स्कॉलर सब करते हैं, बूढ़े हो गए, घर पर रिटायर हो गए, वही कतरन जमा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, यही काम है उनका। हम लोग तो दिन भर काम करते हैं मजदूर की तरह, रात में जो टाइम मिलता है आंखें खुलती नहीं, फिर भी पढ़ के खींचते हैं उसको। वही तुम लोगों के साथ है। तो हम लोग इतना लग्जरी चाहिए कि ये कतरन रखें, वो पढ़े, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। और तुम लोग यूपीएससी की तैयारी कोई पंचवर्षीय योजना तो बना के आए नहीं हो, आए हो क्या? नहीं। तो कम समय में करना है, तो कम समय में करना है, तो उसमें तो वही चीज है कि उसके एक बिंदु को वहां से खींच के डाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे पेपर वगैरह पढ़ने में डले ना, तो तुम ये मत समझना कि इसको मैं आगे पढ़ूंगा, आगे फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे उसको। हाँ, 1 सप्ताह तक तुम ऑब्जर्व करो, इस संडे तक। क्योंकि हो सकता है जैसे तुम्हारा जो अभी जो केंद्रीय और राज्य, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव की ही जो बात आई है, तो उस पर 1 सप्ताह आर्टिकल आता रहेगा। तो जो सबसे बढ़िया आर्टिकल है उसको चुन लो,
एक सप्ताह ये कर सकते हो, लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर उसको महीने में कैरी मत करो, फिर पीछे तरफ आके नहीं मुड़ पाओगे, वो फिर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और जरूरी भी नहीं कि सारा आर्टिकल हम पढ़ें, जो जैसे लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो आर्टिकल रहता है वो तुमको पसंद भी नहीं पड़ता है, राइट साइड में नॉर्मली रहता है, ऊपर में कभी कभी भरत झुंझुनवाला का किसी किसी अच्छा अच्छा आर्टिकल। तो दैनिक जागरण में तुम्हारा आर्टिकल्स के पास की सीमाएं हैं, मतलब एक दो से ज्यादा तुमको दे ही नहीं सकते हो, बढ़िया। तो उसको तो वहां पर मैंने समाजवाद पर जो तुमको जो चीजें दी हैं, तो यहां पर क्या लिखा आपने, अब हमारा डैश देकर उसमें रोमन 1 कर दो, तो रोमन 1 और रोमन 1 में कर दो कि हाँ हाँ कि देखिए आरंभ में हाँ 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 राज्य, हाँ राज्य, हाँ राज्य प्रेरित